अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 5 इनर्जेटिक्स और उसका आखिरी टॉपिक 5.5 एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने इस टॉपिक को सीखना है। ये वीडियो लेक्चर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के एतबार से बहुत अहम है। इसमें बनने वाले तमाम शॉर्ट आंसर्स को आपने ध्यान से समझना है। तो आइए लेक्चर का आगाज करते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो देखें, ये दो बुनियादी टर्म्स हैं, इनके दरमियान आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो हैं ये पूछे जा सकते हैं। अब देखें, जो वर्ड एरोबिक है स्टूडेंट, इसमें जो वर्ड एरो है, एरो वर्ड निकला है एयर से या निकला है ऑक्सीजन से, और जो बिग वर्ड है ये लाइफ को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंडिकेट करता है। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ये ऐसा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है जो होता है किसकी मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, क्योंकि बिग वर्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही इंडिकेट करता है। तो वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो हो किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उस रेस्पिरेशन के प्रोसेस को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखें, इसके बरक्स हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। एनएरोबिक में जो वर्ड एन है इसका मतलब है विदाउट। तो देखें, विद आउट, और एरोबिक में जो वर्ड एरो है इसका मतलब है ऑक्सीजन, और बिग वर्ड का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस विदाउट ऑक्सीजन हो, तो ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो देखें, आपने बुनियादी तौर पे क्या सीखा? बुनियादी तौर पे ये सीखा कि ये भी एक प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, ये भी प्रोसेस है, लेकिन ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। अब ऑक्सीजन की एब्सेंस में किन ऑर्गेनिजम्स में ये प्रोसेस होता है? ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये दो तरह के ऑर्गेनिजम्स मेंशन्ड है हमारी बुक में, एक बैक्टीरिया और दूसरा एल्गी। इनमें जो है ये प्रोसेस चलता है। अब बैक्टीरिया और एल्गी में ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में कैसे होता है, इसको रिएक्शन जब पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट बात, एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों के दोनों जो प्रोसेस हैं ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब है यहाँ पे हीट मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो देखें, रेस्पिरेशन के प्रोसेस, ये दोनों के दोनों प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैं और इनमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी प्रोडक्ट की सूरत में मिलती है। अब हम थर्डली इनके केमिकल रिएक्शंस को समझते हैं। केमिकल रिएक्शंस को सीखना इंपॉर्टेंट है। देखें, फॉर एग्जाम्पल हम ग्लूकोज लेते हैं। ग्लूकोज लेते हैं कहां से? फॉर एग्जाम्पल हम खाना खाते हैं, खुराक से हम ग्लूकोज हासिल करते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में, वो जाता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म लिक्विड पार्ट है, और ये लिक्विड पार्ट किसका है? सेल का। यानी कि सेल का वो हिस्सा जिसमें पानी हो, वहां पे ग्लूकोज चला जाता है। ग्लूकोज कहां से मिलता है? खाने से। जैसे ही ग्लूकोज लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल में जाता है तो ग्लूकोज दो मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाता है, और वो जो दो मॉलिक्यूल्स हैं वो पायरोवेट हैं। दो पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाता है, और पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स का केमिकल फॉर्मूला है C3H4O3, ठीक है, प्लस साथ में एनर्जी मिलती है। अब क्या हुआ? ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में गया, साइटोप्लाज्म ने ग्लूकोज को पायरोवेट के दो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो दो पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स हैं ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, और ये पावर हाउस किसका है? सेल का। सेल का पावर हाउस, यहां पे बहुत पावर होती है जो सेल्स में स्टोर होती है। अब क्या होता है? पायरोवेट के मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और उन केमिकल रिएक्शंस के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल, और इस साथ में एनर्जी मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो जो प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी।
ओके इसके बरक्स हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज की ही बात करेंगे हम। ग्लूकोज मैंने आपको पहले बताया, खुराक जो खाते हैं वहां से ग्लूकोज मिलता है। सबसे बड़ा सोर्स जो ग्लूकोज का है वो रोटी है, ठीक है। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में जाता है, दोबारा इसे चेंज कर देता है पायरुवेट प्लस एनर्जी में। यहां तक प्रोसेस बिल्कुल सेम है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट यहाँ पे ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस था ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ था, लेकिन ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में है। अब जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये प्रोसेस चल रहा है तो इसको प्रोसीड करवाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए यीस्ट। यीस्ट क्या है, ये एंजाइम है। हमें एंजाइम चाहिए, एक कैटालिस्ट चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेस ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो रहा है, इसलिए यहां पे हमें क्या चाहिए, कैटालिस्ट, बायो कैटालिस्ट यीस्ट। यीस्ट की मौजूदगी में फर्मेंटेशन होती है पायरुवेट की, ठीक है। जैसे इसकी फर्मेंटेशन होगी तो फर्मेंटेशन क्या होती है, हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, ये एक स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस चलता है, ठीक है, एंजाइम की मौजूदगी में, और उसके रिजल्ट में हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है एथानॉल। इसे इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, इसे एथानॉल भी बोलते हैं। साथ में हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में थर्ड जो प्रोडक्ट है वो है एनर्जी। चूंकि दोनों प्रोसेसेस में हमें एनर्जी मिल रही है, इस वजह से हम कहते हैं कि दोनों के दोनों प्रोसेस एक्सोथर्मिक इन नेचर है। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसमें ना, इस टॉपिक में 2-3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस नेक्स्ट दिए गए, उनको भी समझना। पहला जो शॉर्ट आंसर है इसके बाद, कंपैरिजन के बाद या डिफरेंस के बाद, वो है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस भी बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस भी कह सकते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में जो वर्ड ग्लाइको है, ये वर्ड निकला ग्लूकोज से। ग्लाइको वर्ड निकला है ग्लूकोज से। और जो वर्ड लाइसिस है, लाइसिस वर्ड का मतलब है ब्रेकडाउन। लाइसिस वर्ड का मतलब है ब्रेकडाउन, यानी कि क्या सीखा फिर आप लोगों ने, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोलाइसिस लफ्ज ही बता रहा है, लफ्जी मतलब बता रहा है कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन। अब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद जब 2 मॉलिक्यूल बनाता है पायरुवेट के, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस फिर क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ब्रेक होके जब 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के बनाता है, तो ये प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस है। अब देखें यहां पे जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है, इसमें बहुत से केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं, और उन केमिकल रिएक्शन को जो कैटालाइज कर रहा है, जो स्पीड अप कर रहा है, वो कौन कर रहे हैं, एंजाइम्स। जब ये प्रोसेस चलते हैं, केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं जिनको एंजाइम प्रोसीड करवा रहे होते हैं, यहां पे नेट प्रोडक्शन होती है 2 एटीपी। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की ना प्रोडक्शन होती है। अब ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया, फिर क्या हुआ, हमारी बॉडी के सेल्स को पड़ गई एनर्जी की जरूरत। फॉर एग्जांपल, हमने कोई काम करना है, मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारी बॉडी में होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं सांस ले रहा हूं, रेस्पिरेशन का जो अमल है, ये भी एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। मैं बोल रहा हूं, ये भी एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए। तो क्या होता है कि वो सेल्स जिनमें एनर्जी स्टोर होती है, वो क्या करते हैं, वो एटीपी को यूज करते हैं। सॉरी, वो सेल्स जिनको एनर्जी की जरूरत होती है, वो ये जो नेट प्रोडक्शन हुई है एटीपी की, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की, वो इस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को यूज करते हैं। इसकी फिर होती है ब्रेकडाउन। जैसे ही एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की ब्रेकडाउन होती है, तो हमारी बॉडी के जिस हिस्से को एनर्जी की जरूरत होती है, उसको एनर्जी मिल जाती है। कैसे एनर्जी मिलती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की ब्रेकडाउन से। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जब टूटता है तो बॉडी के रिक्वायर्ड हिस्से को जो एनर्जी की जरूरत होती है वो उसे मिल जाती है, ठीक है। अब देखें जरा, यहां पे इसके अलावा मैं आप मिसाल देता हूं। फॉर एग्जांपल, हम खाना खाते हैं, वो खुराक डाइजेस्ट हो जाती है। जब वो खुराक डाइजेस्ट हो जाती है तो उस खुराक को ऑब्जर्व कर लेते हैं हमारी बॉडी के सेल्स, और वो वहां पे होती है ऑक्सीडेशन। और जैसे ही ऑक्सीडेशन होगी,
जिन सेल्स में वो खुराक स्टोर हुई है ना, वहां पे ऑक्सीडेशन होगी, और जैसे ही ऑक्सीडेशन होगी वहां पे भी होगी प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, और हमें इस एनर्जी की जरूरत होती है। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलाइसिस के बारे में जो बुनियादी सा सवाल बनता है वो सीख लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं लिपिड्स की। ये भी एक अलग से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है कि लिपिड्स क्या है। पहले तो इसकी डिफाइन है ना, डेफिनेशन। लिपिड्स है, ये ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। लिपिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ग्रुप है, और इसमें क्या आता है, इसमें फैट्स आती हैं, चर्बियां आती हैं, ठीक है, वैक्सीज आते हैं, और इसमें स्टीरोल्स आते हैं। स्टीरोल्स भी क्या है, लिक्विड के कंपोनेंट्स को कहते हैं स्टीरोल्स। लिक्विड स्टीरोल बेसिकली लिपिड्स ही हैं। स्टीरोल्स मिलते हैं, लिपिड्स बनाते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं, इसमें फैट्स आते हैं, इसमें वैक्सीज आते हैं, इसमें स्टीरोल्स आते हैं। अब लिपिड्स का फायदा क्या है, लिपिड्स के यूजेस क्या है। लिपिड्स यूज होते हैं एनर्जी रिजर्व के तौर पे हमारी बॉडी में। देखें, हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, हमारी बॉडी को जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना, उस एनर्जी की जरूरत को पूरा कौन करते हैं, लिपिड्स। अब कैसे करते हैं, देखो, हाफ ऑफ द फ्यूल ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी को एनर्जी, हमारी बॉडी की जो टोटल एनर्जी है ना, उसका आधा हिस्सा, एनर्जी का आधा हिस्सा प्रोवाइड करने वाले लिपिड्स हैं। अब ये लिपिड हम कहां पे यूज करते हैं, देखो फॉर एग्जांपल, हमने एक्सेस फूड खा ली, खुराक खा ली, वो खुराक जिसकी हमारी बॉडी को फिल वक्त जरूरत नहीं है, वो खुराक स्टोर हो जाती है लिपिड की सूरत में एडिपोज सेल्स में। सेल्स का नाम है एडिपोज सेल। एडिपोज सेल्स में खुराक जो है वो लिपिड की सूरत में स्टोर हो जाती है। जब हम फॉर एग्जाम्पल भूखे हों, फॉर एग्जाम्पल हम वर्क कर रहे हो, जब हम खाना ना खा रहे हो, वो जो फूड स्टोर होती है ना लिपिड्स की सूरत में, हमें एनर्जी उस खुराक से मिल रही होती है, ठीक है। या हम एक्सरसाइज वगैरह जब करते हैं, जिम वगैरह जब करते हैं, तो जिम या एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो वो जो एनर्जी लिपिड की सूरत में स्टोर होती है एडिपोज सेल्स में, हम उस एनर्जी को यूज कर रहे होते हैं। लास्ट पे हमारे पास एक छोटी सी टर्म है, वो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है, ये प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज की, यानी कि ग्लूकोज को बॉडी में जिस सूरत में स्टोर किया होता है वो हमारे पास होता है ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन कहां पे स्टोर होता है, लिवर में और मसल्स में। यानी कि जो ग्लूकोज लिवर में और मसल्स में स्टोर होता है उसे हम ग्लाइकोजन बोलते हैं। स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। होपफुली आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 को समझा होगा। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को करेंगे, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी करें, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।